बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर जो है वो तकरीबन पहले 17 स्लाइड तक पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा वॉइस का थोड़ा इशू था। क्लास तो सही हुई थी लेकिन जो रिकॉर्डिंग थी ना उसमें माइक्रोफोन का थोड़ा कोई इशू था, तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो मैं स्लाइटली ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है जी। एक तो हमने कुछ कनेक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, जैसे वेल्डेड, बोल्टिंग, रिवेटेड कनेक्शन थे। ये होता है कनेक्शंस बाय टाइप ऑफ मटेरियल्स। ये थोड़ा सा छोटा होगा मे बी। आपको अभी शायद नज़र आएगा। सो आई थिंक ये साइज़ बेहतर है, ऐसे ही है। जी सर, ये हाँ, ठीक है। फिर आ जाता है कनेक्शंस बाय टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है जी, या बाय टाइप ऑफ डिज़ाइन। तो उसमें आ जाता है आपका पिन कनेक्शन, जिसको आप हिंज भी बोलते हो। ठीक है। तो दूसरा आता है पार्शली रेस्ट्रेंड। के रेस्ट्रेंड तो होता है लेकिन पार्शल होता है, फुली रेस्ट्रेंड नहीं होता। ठीक है। फुली रेस्ट्रेंड आप कह लें कि फिक्स होता है, और पार्शल रेस्ट्रेंड पार्शली फिक्स होता है। इसको मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन भी किया था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये है ना, अब कनेक्शन ये बीम और कॉलम के दरमियान है। ठीक है, ये इस जगह पे ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये जो कनेक्शन है ये बीम का पिन कनेक्शन है। अब इसके साथ आप जितनी रेस्ट्रेनमेंट ऐड करते जाएंगे ना, उतना ये आपका रेस्ट्रेनमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगर आप पार्शली रेस्ट्रेंट डिज़ाइन करेंगे तो हो सकता है इसमें एक दो स्टिफनर की प्लेटें लगेंगी। ठीक है। फुली रेस्ट्रेंट में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रैकेट्स, ये जो इंक्लाइंड है ये ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं, स्टिफनर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये स्टिफनर एडिशनल क्या करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये एडिशनल स्टिफनेस क्या है कि रेस्ट्रेनमेंट जितनी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो दिस कनेक्शन इज़ ए फुली रेस्ट्रेंड कनेक्शन। ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कनेक्शन। ठीक है। तो बेसिकली पिन कनेक्शन जो है वो शेयर सारी ट्रांसफ़र करता है। बीम की शेयर कॉलम में एक्सियल लोड के तौर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। ज़रा वेट तो सारा ट्रांसफ़र होता है। तो जो पार्शली रिस्ट्रेंड है वो क्या करता है कि कुछ पार्ट मोमेंट का ट्रांसफ़र करता है, और फुली रिस्ट्रेंड क्या है, ज़्यादा मोमेंट ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम ये प्लेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है। इसका सारा मैकेनिज़्म होता है, डिज़ाइन प्रोसीजर्स होते हैं, वो हम वन बाई वन आगे लेटर स्टेजेस पे पढ़ेंगे। सो दिस वाज वन कंसेप्ट। और उसके बाद हम सेक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। तो डिफरेंट शेप्स होती हैं, आई शेप्स। तो दीज आर गर्डर शेप्स। ठीक है। आई स्टील शेप्स आप लिखें ना, तो आपको ये गर्डर शेप्स आ जाएंगी इस शेप में। ठीक है जी। तो इसके आप कोई नामन क्लेचर होता है। जैसे एक मैंने एग्जांपल बताई थी कि W200 क्रॉस 15। अब ये मीट्रिक मीट्रिक नोटेशन में है, और W8 क्रॉस 10 ये दोनों एक ही सेक्शन के नाम है, लेकिन W8 क्रॉस 10 जो है वो आपका इम्पीरियल कह लें या FPS सिस्टम में है। ठीक है जी। तो अब देखें, W200 क्रॉस 15 का मतलब ये है कि इसकी जो ग्रास डेप्थ है वो 200 mm होगी, और 15 kg पर मीटर यूनिट वेट होगा। ठीक है जी। यानी कि 1 मीटर लेंथ का जो वेट होगा वो 15 kg होगा। इसी तरह सेम सेक्शन को अगर आप FPS में स्टडी करेंगे तो डेप्थ इसकी 8 इंच होगी, और 10 पाउंड पर फिट इसका यूनिट वेट होगा। ठीक है जी। तो इसके भी अब दो आई सेक्शन में दो पार्ट होते हैं।
तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ये कि ये जो टॉप हॉरिजॉन्टल पार्ट और बॉटम हॉरिजॉन्टल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड फ्लैंज, एंड जो ये जो वर्टिकल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड वेब। सो होप सो ये क्लियर होगा। इसी तरह सी सेक्शन देखें, चैनल सेक्शन। तो सी की जो है ये FPS की नोटेशन है। 10 इंच इसकी डेप्थ होगी, 15.3 पाउंड पर फिट इसका यूनिट वेट होगा, और इसकी जो मीट्रिक है वो 250 क्रॉस 22.8 है। तो सी से मुराद है कि रेगुलर चैनल सेक्शन है। W वाइड फ्लैंज को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह S है, H है, HP शेप्स हैं, ठीक है। और भी शेप्स होती हैं, वो भी हम आगे लेटेस्ट स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह L सेक्शन। L सेक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है इक्वल लेग, जिसमें से दोनों लेग आपकी बराबर होती हैं। पहली भी 64 मिलीमीटर की है, दूसरी भी 64 मिलीमीटर की है, और तीसरी जो चीज़ इसकी रिप्रेजेंट करती है दैट इज़ इट्स थिकनेस। तो एल शेप को जब आप लिखते हैं या उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो डिफरेंट, थोड़ा सा वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। ये कॉमनली यूज़ होता है पोल्स वगैरह में, खंभू वगैरह में, ठीक है जी। इसी तरह ये अनइक्वल लेग आ जाएगा। ये अनइक्वल लेग आ जाएगा। और लास्ट टाइम मैंने ये 9.7 लिखा था, आई थिंक ये 9.5 स्टैंडर्ड थिकनेस होती है। तो स्टैंडर्ड थिकनेसेस आपने देखनी है, तो ये एल सेक्शन यहाँ पे गिवन है सारे, ठीक है जी। तो ओके, सो आई थिंक हम काफ़ी आगे चले गए हैं। अब ये जो है आपकी ये जो नॉमेनक्लेचर है ना आपका लेफ़्ट साइड पे टेबल का, ये टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसका जब आप डाटाबेस खोलेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन, सेक्शन का नेम, ठीक है जी, लेबल आ जाएगा, फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यूनिट वेट है, एरिया है, ठीक है, डेप्थ है, और बेशुमार ये प्रॉपर्टीज़ है। ये भी हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। जब आप आगे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा SI यूनिट्स में इसका नेम आ जाएगा, और SI यूनिट्स में इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जो लेफ़्ट साइड पे जो वाइट कलर में है वो आपका FPS सिस्टम में आ जाएगा। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा आस्ता आस्ता ये। सो 127 क्रॉस 89 क्रॉस 9.5, so 89 क्रॉस 9.5, दिस इज़ द सेक्शन। आई थिंक ये बॉटम पे है, तो 89 क्रॉस 9.5। सो इसकी जो स्टैंडर्ड इसमें होगी दैट विल बी दिस, एंड दिस इज़ आल्सो अनइक्वल लेग सेक्शन, और इसका नाम ये होगा, यानी कि इसकी एक लेग 5 इंच की होगी, दूसरी 3 इंच 3.5 इंच की होगी, और 3/8 इंच इसकी थिकनेस होगी। सो होपफुली आपको क्लियर होगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप टेबल्स में से देखेंगे। अब यहाँ पे आपको जितने भी सेक्शंस हैं ASCE अलाउ करता है कि ये शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारे मौजूद होंगे यहाँ पे। लेकिन एज अ डिज़ाइनर जब आप प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं तो वो सेक्शंस की जो अवेलेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो वो डिटेल्स आप फैक्ट्री से लेते हैं कि आप फैक्ट्री में कौन कौन सा सेक्शन आपको अवेलेबल है, तो उसी में से फिर आपने क्या करना होता है, डिज़ाइन की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। समटाइम फैक्ट्री में लिमिटेड सेक्शन अवेलेबल होते हैं, हर तरह के सेक्शन अवेलेबल नहीं होते। कुछ फैक्ट्रीज अलाउ करती हैं कि आप प्री ऑर्डर करें, कि वो ऑर्डर पे बना के देती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि ऑर्डर पे बना के देते हैं वो, ठीक है। या फैक्ट्रीज़ जो जनरली हैं वही क्या करती हैं, डिज़ाइन भी करती हैं, प्रोक्योर भी करती हैं, और कंस्ट्रक्शन भी करती हैं, और बना के भी देती हैं सारा कुछ। पाकिस्तान में जनरली जो आप ये स्टील के स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, बड़े मार्की वगैरह बनाते हैं, ठीक है,
इसी तरह मैस प्रोडक्शन है जो आप पोल्स की, ठीक है, अगर आपने लगाने हैं तो ये सारा काम फैक्ट्री के अंदर ही होता है, डिज़ाइन भी, मैन्युफैक्चर भी, और सारा कुछ वो पाकिस्तान में एक ही फैक्ट्री ही सारा काम करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज़ के अंदर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे इजहार स्टील है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं काफ़ी सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि ये काम करते हैं। तो वहाँ से आपको ये सारी डिटेल मिल सकती है, जो जो अवेलेबल। तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सो एंगल सेक्शन के बाद आते हैं हम अब इसके अलावा भी बेशुमार टाइप्स होती हैं सेक्शंस की। तो अब हम अपनी एक्सेल शीट को वन बाय वन क्या करते हैं, ब्राउज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके पास डब्ल्यू सेक्शन। डब्ल्यूज़ के बाद आते हैं आपके पास, अब मुझे स्क्रॉलिंग करने दें, एम सेक्शन, ठीक है जी। तो एम सेक्शन में क्या होता है जी कि आपका दिस इज, ये भी आई शेप ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ये मॉडिफाइड शेप्स होती हैं। इसमें फ्लैंजेस जो हैं वो वाइड नहीं होते, ठीक है। इसी तरह एस शेप है, स्पेशल शेप्स हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह एच पी शेप्स हैं, ये सब आई सेक्शंस ही हैं। सी सेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये चैनल सेक्शन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सी में भी फ्लैंजेस जनरली वाइड होते हैं, और एम सी में फ्लैंजेस जो हैं वो थोड़े कम वाइड होते हैं, डेप्थ ज़्यादा होती है, ये फ़र्क होता है इनमें, ठीक है। इसी तरह सिंगल एंगल सेक्शन है, ठीक है जी। एल शेप्स आ जाएंगी आपके पास, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो सिंगल एंगल आपको ज़्यादातर नज़र आएगा ये खम्बू वगैरह में, ठीक है जी। इसके बाद है जी के डब्ल्यू टी सेक्शन। सो डब्ल्यू टी सेक्शन, डब्ल्यू टी स्टील शेप, सो दिस रिप्रेजेंट टी शेप, ठीक है जी। तो ये पूरी एक डिटेल है इसमें। तो ओके, सो एस शेप है, डब्ल्यू शेप है, डब्ल्यू शेप वाइड फ्लैंज है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये देखें आई शेप ही, एस शेप, डब्ल्यू शेप, एच पी शेप, ठीक है जी। तो एच पी शेप जो है वो जनरली आप देखें कि लेटर एच को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है इंस्टेड ऑफ आई। तो इसी तरह सी शेप है, ठीक है, एम शेप है, एम सी शेप है, फिर एल शेप है, डब्ल्यू टी शेप है, एम टी शेप है, ठीक है जी। तो एस टी शेप भी है। फिर पाइप्स आ जाते हैं आपके, हालो स्टील सेक्शन आ जाती हैं आपकी, हालो स्क्वायर सेक्शन भी आ जाती हैं, और हालो रेक्टेंगुलर सेक्शन भी आ जाती हैं आपकी। तो इसके बाद प्लेट्स आ जाती हैं, ठीक है जी। तो सॉलिड बार्स भी आ जाती हैं और प्लेट्स भी आ जाती हैं। तो ये सारी शेप्स आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। जस्ट आपने इनको रिमेंबर करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये सेक्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो दिस रिप्रेजेंट टी शेप्स। अगेन डब्ल्यू टी शेप का नाम है कि ये टी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ाहिर है ये वाइड फ्लैंज होगा इसका, और 20 इसकी 20 इंच डेप्थ होगी, और 196 इसका पाउंड पर फिट वेट होगा, ठीक है, यूनिट वेट होगा, ठीक है जी। तो ये एफपीएस है। अगर आपको इसकी मीट्रिक में, मिलीमीटर में आपको डाटा चाहिए इसका, तो यहाँ पे ये शेप्स आ जाएंगी आपके पास ग्रे में। आगे राइट साइड पे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको ये मिलेगा।
सो नेक्स्ट चलते हैं जी। डब्ल्यू टी शेप्स के बाद शेप्स आ जाती हैं हमारे पास एस टी शेप्स हैं, ठीक है। ये सारी टी शेप्स को रिप्रेजेंट करता है। देन आ जाता है आपके पास है डबल एंगल शेप, ठीक है जी। अब डबल एंग डबल एंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अब दो एल सेक्शंस को कंबाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2L स्टील शेप। तो एक्चुअली इमेजेस ही आपको दिखाने का मकसद है, ठीक है जी। तो मेरे पास इस वक्त अभी में भी रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं हैं, तो दैट्स वाई हम इंटरनेट से देख रहे हैं। एक लेग और दूसरी लेग को आप जोड़ते हैं और दरमियान में बाद का ये लेग बैक टू बैक भी होती हैं, ठीक है। ये इनके बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं और सम टाइम इनके दरमियान में गैप भी होता है, ठीक है जी। तो ये सारा इसका नॉमेनक्लेचर ये बताता है। अब जैसे है ना डबल एंगल 12 क्रॉस 12 क्रॉस, अब ये दो एंगल इकट्ठी जोड़ के आपने बनाई होंगी, ठीक है जी। दैट्स वाई दो जो ग्रॉस डेप्थ होगी दैट इज़ 12 इंच, ठीक है जी। डेप्थ 12 इंच ही रहेगी। तो विड्थ आई थिंक इसमें बी जो है ओके सॉरी, इसमें दो एंगल्स आपने एक कंबाइन किए, ठीक है। यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर में एक वर्ड यूज़ होता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपकी डबल एंगल शेप शुरू होती है, ठीक है जी। अगर आप 2L के बाद देखें देर आर 12 क्रॉस 12 क्रॉस 1 इंच एंड 3/1 + 3/8 इंच, ठीक है जी। 1 इंच और 3 सूत्र, ठीक है। तो अब ये तीन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 डायमेंशन का मतलब यही है कि जो एंगल है वो 12 इंच 12/12 इंच विड्थ, और दोनों लेग्स उसकी 12-12 इंच की होंगी और थिकनेस उसकी 1 इंच और 3 सूत्र के बराबर होगी, ठीक है। दोनों एंगल्स को आपने बिल्कुल बैक टू बैक जोड़ना है, दोनों के दरमियान स्पेसिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे इसी के नीचे आप देखें ना, तो 2L 12 क्रॉस 12 क्रॉस 1 × 3/8 क्रॉस 3/4। अब यहाँ पे चौथी डायमेंशन आ गई है, ठीक है। तो दो एंगल 12/12 इंच की जिनकी थिकनेस 1 इंच और 3 सूत्र है, अब उनको जोड़ना है कितनी स्पेसिंग पे 3/4। अब दोनों के दरमियान 3/4 स्पेसिंग आ जाएगी। अगर चौथी डायमेंशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बैक टू बैक जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर चौथी डायमेंशन यहाँ पे गिवन है तो मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान, जैसे इन दोनों के दरमियान आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है ना, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगी, स्पेसिंग इतनी रखनी है आपने। ये चौथी डायमेंशन दोनों के दरमियान स्पेसिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। ये आपने इंट्रोडक्शन है, तो ये आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि बेसिकली इसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी सेक्शन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम बाद में आएंगे इसकी, ठीक है जी। तो इसी तरह ये देख लें, सेम सेक्शन है लेकिन स्पेसिंग जो है वो 1.25 इंच से 1.5 इंच कर दी है, ठीक है। तो स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो चौथी डायमेंशन है वो स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अगर चौथी डायमेंशन नहीं गिवन तो मतलब बिल्कुल बैक टू बैक जुड़ी हुई है। अब ये इक्वल लेग है। अब यहाँ पे देखें कि दोनों की लेग्स 12/12 की हैं, ठीक है, जो भी एंगल यूज़ कर रहे हैं।
सो अनइक्वल लेग में हम आते हैं, अनइक्वल की डबल लेग कैसे आप जोड़ते हैं, ठीक है जी। तो अनइक्वल लेग्स आपकी ये यहाँ से शुरू होगी, ठीक है जी। तो लिखा हुआ जी कि 2L 8x6 क्रॉस 1 LLBB, ठीक है जी। तो दो एंगलें आपने जोड़नी है जिसकी एक लेग 8 इंच की है, दूसरी 6 इंच की है और थिकनेस उसकी 1 इंच की है। दोनों एंगल्स को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है जी आपने, LLBB लॉन्गर लेग्स बैक टू बैक, यानी कि लॉन्गर लेग्स आपने क्या करनी है, बैक टू बैक जोड़नी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी। कोई बंदा बता सकता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। तो थोड़ी इस बहुत आ रही है समझ में। हाँ, तो LLBB का क्या मतलब है कि जो लॉन्गर लेग होगी ना वो बैक टू बैक जुड़ेगी। जैसे एक एंगल ये होगी मेरे पास से, तो दूसरी में भी क्या होगा, लॉन्गर लेग बैक टू बैक जुड़ेगी, सही है। ये चीज़ समझ आई। शॉर्टर लेग इधर है और इधर है, ठीक है। LLBB का ये मतलब है, ठीक है। और दोनों बिल्कुल बैक टू बैक जुड़ेंगी, दोनों के दरमियान स्पेसिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जोड़ने का भी एक मैकेनिज्म होता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो LLBB का ये मतलब है। इसी तरह देखें 2L 8x6 क्रॉस 7/8 क्रॉस 3/8, तो LLBB। तो अगेन LLBB का क्या मतलब है, लॉन्गर लेग, लेकिन यहाँ पे चौथी डायमेंशन आ गई है। तो चौथी डायमेंशन स्पेस की लॉन्गर लेग बैक टू बैक। सो चौथी डायमेंशन आपकी स्पेसिंग के बाद आ रही। अगर चौथी डायमेंशन गिवन है, अब यहाँ पे लॉन्गर लेग बैक टू बैक इस तरह से होगी जो मैं ये बना रहा हूँ। अगर आप देखें इस तरह से ये लॉन्गर लेग्स आ जाएंगी इसकी बैक टू बैक, और दरमियान में स्पेसिंग होगी जो चौथी डायमेंशन आपको रिप्रेजेंट करिए। 3/8 है तो मीन 3 सूत्र की स्पेसिंग बीच में रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ते हैं। अब ज़ाहिर है दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है या आहिस्ता से आए तो इनके दरमियान कनेक्शन देना पड़ता है, ठीक है, या लेसिंग देनी पड़ती है। वो चीज़ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो होपफुली ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। इसी तरह और नीचे चलते हैं, सेक्शंस के नाम देखते हैं। सेक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ये आप एक दफ़ा इनको खुद समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसी तरह जी SLBB 2L 8x6x1, ठीक है जी, SLBB। अब ये है शॉर्टर लेग बैक टू बैक। तो शॉर्टर लेग बैक टू बैक आपकी इस तरह से आएगी। थोड़ा और आगे चलते हैं जी। सो शॉर्टर लेग बैक टू बैक आपकी इस तरह से आ जाएगी। सो इसकी वेट ज़्यादा हो जाएगी और डेप्थ वही रहेगी जो इसकी शॉर्टर लेग के बराबर होगी। तो ये चीज़ क्लियर है जी। तो ये शॉर्टर लेग बैक टू बैक है, लॉन्गर लेग बैक टू बैक है। तो जनरली अगर जो हमें स्ट्रक्चर स्टील शेप्स में जो ट्रसेस वगैरह में जो हम डबल एंगल यूज़ करते हैं वो लॉन्गर लेग बैक टू बैक होती है, ठीक है जी। तो शॉर्टर लेग बैक टू बैक इन सम केसेस कहीं पे आपने, अगर आपको विड्थ ज़्यादा, विड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो
तो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो डबल एंगल सम वाट इकोनॉमिकल होती है इन सम केसेस के चैनल सेक्शन से या आपके डब्ल्यू सेक्शन से डबल एंगल सम टाइम इकोनॉमिकल होती है, ठीक है जी। तो एस एल बी बी का क्या मतलब है, शार्टर लेग बैक टू बैक, और एल एल बी बी का लॉन्गर लेग बैक टू बैक, ठीक है जी। तो ए, तीन डायमेंशनें जो है वो दो लेग्स की डायमेंशन और तीसरी थिकनेस, अगर चौथी डायमेंशन है तो वो दोनों के दरमियान स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है जी। अब एंगल से हम आगे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोई और सेक्शन हो मे बी, हाँ जी। एच एस एस हॉलो स्क्वेयर शेप, ठीक है जी। तो हॉलो स्क्वेयर शेप, तो दैट इज 34 × 10 × 1। तो व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, तो इसकी जो ग्रास डेप्थ होगी दैट इज़ 34, यानी कि एक्सटीरियर डेप्थ, इंटीरियर ये हो जाएगी। देन आ जाएगी आपकी विड्थ इसकी 10 है, हाइट इसकी 34 है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि नॉमिनल थिकनेस 1 इंच है, ठीक है। तो एच एस एस रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रास डेप्थ को, विड्थ को और थिकनेस को, ठीक है। हॉलो स्टील शेप एच एस एस, तो इसमें अगर इक्वल है तो स्क्वायर है, अदरवाइज ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। तो आगे नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ये स्क्वायर शेप्स आ गई हैं 16 × 16, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप्स आ जाएंगी, बाकी 16/8 रेक्टेंगुलर शेप्स आ जाएंगी, सारी एक ही में गिवन है। तो हॉलो शेप्स आपको मैंने बताई थी कि हॉलो शेप कुछ इस तरह से होगी। हॉलो शेप आपकी इस तरह से स्टील की शेप होगी, ठीक है जी। तो बीच में से ये हॉलो पार्ट होगा। सिमिलरली आपकी नेक्स्ट शेप टाइप आ जाती है यहाँ से हम आगे चलते हैं। फिर आपकी आ जाती है पाइप पाइप सेक्शन आ जाती है, ठीक है जी। तो पाइप सेक्शन की भी आगे काफ़ी सारी ये डिटेल लिखी हुई है, ठीक है जी। तो ये आपको ख़ुद भी स्टडी करनी है, ठीक है। तो पाइप सेक्शंस आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ज़बानी में मेरे इल्म में नहीं आ रही, तो ये आप लोगों ने पाइप्स की जो सेक्शंस हैं, इसका जो नॉमेनक्लेचर है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आप सर्च करके आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। इसको फ़िलहाल हम यहाँ तक के लिए स्किप करते हैं। तो आगे हम चलते हैं जी अपने आज के लेक्चर की तरफ। सो यहाँ तक क्लियर है जी? आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ना चीज़ समझ आई हो? कोई बंदे ज्वाइन भी हैं मेरे साथ या नहीं? जी जी सर।
तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो ये आपकी आगे एंड तक, कोर्स के एंड तक, जहाँ भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, आगे यूटिलाइज करेंगे, ये चीज़ आपने आपके ब्रेन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस इन चीज़ को अच्छी तरह ठीक से है। आपने समझना है। सो स्टील कंस्ट्रक्शन इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ब्रिजेज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, टावर्स, ईटीसी, ठीक है जी। तो देर आर टू मेन कैटेगरीज, वन इज़ फ्रेमवर्क और स्केलेटल सिस्टम, अदर इज़ ए शेल सिस्टम, ठीक है जी। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है जी कि आप द मेन लोड कैरिंग एलिमेंट्स इन दिस टाइप्स आर वन डायमेंशनल और लाइन एलिमेंट्स सच एज बीम, कॉलम्स, ठीक है जी, फार्मिंग टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्रेम्स, ठीक है जी। तो स्केलेटल सिस्टम आपको ये बिल्डिंग्स में भी नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है खम्बों में होते ही स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। तो इवन ब्रिजेस में भी आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स विद देयर इंटरनल मेंबर्स सच एज क्रेन, गर्डर्स, प्लेटफॉर्म्स, ईटीसी, ठीक है जी। हाईवे एंड रेलवे, लार्ज स्पैन ब्रिजेस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लार्ज हॉल्स, डोम्स हैं, टावर्स हैं, पोल्स हैं, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक वर्क्स, ये आप हेड आप देखते हैं ना, ये जो है हेड कंट्रोल स्टेशंस होते हैं आपके नहरों के ऊपर, ठीक है, बैराजेस हैं आपके, ठीक है, वो सारा स्टील का स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ठीक है जी। ऑल अदर ट्रस एंड, ठीक है जी, फ्रेम स्ट्रक्चर्स है। शेल सिस्टम, शेल सिस्टम में मेन लोड कैरिंग एलिमेंट्स, ठीक है, और प्लेट्स एंड शीट्स होती हैं। इसमें मेन लोड कैरिंग प्लेट्स एंड शीट्स होती हैं। एग्जाम्पल आर गैस टैंक्स, ठीक है जी, फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है जी। जो केमिकल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, पेट्रोल के स्टोरेज टैंक्स होते हैं, ठीक है जी। टैंक्स हैं, रेजरवायर्स हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस के लिए जो स्पेसिफिकली आप यूज़ करते हो। तो वहाँ पे डायरेक्टली लोड किसने उठाना होता है, शेल सिस्टम ने, ठीक है, प्लेट्स ने उठाना होता है, ठीक है जी। बिन्स हैं, बंकर्स हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ लूज मटेरियल, स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज ब्लास्ट फर्नेसेस, एयर हीटर, लार्ज डायमीटर पाइप्स, ऑल अदर प्लेट एंड शेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। सो अब आ जाते हैं कुछ पॉजिटिव इसके हैं कि आप स्टील स्ट्रक्चर को क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है जी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी भी तरह की शेप आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी आप इसका लेआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सम वाट ये एस्थेटिकली अपीलिंग भी होता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो ये आपको ठीक लग रही है, ठीक है। इसी तरह ये कोई आई थिंक ये दुनिया का कोई एयरपोर्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह की आप शेप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं इसका, ठीक है जी। इजी एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन बहुत इजी होती है, ठीक है। डर्टी वर्क इसमें बहुत कम होता है कंक्रीट की निस्बत, ठीक है। इजी फिक्सिंग ऑफ फसाड, स्टील है ना, तो उसके साथ जस्ट आपने क्या करना है, फसाड को आपने कनेक्ट करना है, ठीक है जी। फसाड जो ये आउटर लेयर होती है ना आपकी बिल्डिंग की, जो आउटर फेस होती है, इसको बोलते हैं फसाड में। आपका सिर्फ ये ग्लासेस नहीं, बल्कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क होता है ना आपका, जिस तरह आपने देखा होगा खिड़की लगाते हैं ना, तो खिड़की में सिर्फ शीशा नहीं होता बल्कि एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है पूरा, वो जो अटैच होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर सिस्टम को फसाड कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो फेस ऑफ द बिल्डिंग होता है, ठीक है। इसी तरह इजी एंड एफिशिएंट फैब्रिकेशन है, ठीक है जी। तो बस फैक्ट्री में ही सारा माल प्रिपेयर होता है, साइड पे ले जाके आपने क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन है, उसको जस्ट
प्लेस करके आपने कनेक्शन देने होते हैं, ठीक है। साइट पे इतना ही काम होता है। हाँ, फाउंडेशन जो है ऑलवेज़ वो कंक्रीट की यूज़ करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन स्टील की नहीं होती। फाउंडेशन हमेशा आप आरसीसी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी उसके बाद फाउंडेशन के बाद जितना भी काम है आपने बस स्ट्रक्चरल मेंबर्स को आपस में साइड पे ले जाके जोड़ना होता है, ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है जी। लार्ज स्पैन मेनली जो हम स्टील स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ना, तो कॉमनली अपने कंट्री में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ड्यू टू लार्ज स्पैन्स, ठीक है जी। तो जैसे लार्ज स्टेडियम है, ठीक है जी। इसके अलावा ये स्टेडियम किसी की पिक्चर है, ठीक है। इसके अलावा आपके ऑडिटोरियम हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, ठीक है। तो आप दरमियान में जब आप पिलर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अ, वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब कर देता है, तो फिर आपको लार्ज स्पैन्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है जी। अब ये आई थिंक कोई चर्च हॉल है या क्या है, मे बी अ वेडिंग हॉल, ठीक है। तो मार्किस वगैरह के स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखे होंगे उनके नीचे पर्दा लगा होता है लेकिन ऊपर स्टील ही का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जनरली बीम्स होते हैं उनमें, कर्व्ड बीम्स होते हैं, ठीक है। कुछ में ट्रसेस भी होती हैं। सो इसी तरह नो लिमिट ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, किसी भी तरह का आर्किटेक्चर आप कर लें स्टील स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। कंक्रीट में आप हर तरह का उल्टा सीधा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर डिज़ाइन नहीं बना सकते, ठीक है जी। सो रिसाइकल सबसे सबसे जो है ना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ये रिसाइकल हो जाता है, बार बार यूज़ होता है, बार बार यूज़ हो जाता है, ठीक है जी। आज ये कोल्ड ड्रिंक का टिन है, कल होता है रिसाइकल होके किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये रिसाइकल होता रहता है। अब स्टील क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, तो इसके साइजेस क्या होते हैं, कम होते हैं। स्लेंडर कॉलम्स होते हैं, स्पेस आपकी ज़्यादा बचती है, ठीक है जी। इसी तरह बीम्स वगैरह की डेप्थ भी कम होती है, तो आपको जो क्लियर स्पेस है वो भी आपको ज़्यादा अवेलेबल होती है। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी। तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर आपने बनाना है तो जैसे ये देखिए ट्रांसपेरेंट रूफ बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल विद स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है जी। कंक्रीट के साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद है विजिबल कनेक्शन। तो स्टील स्ट्रक्चर की एस्थेटिक्स में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इसके जो कनेक्शन वगैरह विजिबल होते हैं, ठीक है, वो एस्थेटिकली अपीलिंग होते हैं इन सब केसेस, ठीक है। इन सब केसेस एस्थेटिकली अपीलिंग नहीं भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पब्लिक बिल्डिंग है लार्ज, ठीक है, लार्ज हाइटेड बिल्डिंग है, तो वहाँ पे इस तरह के चीज़ें एस्थेटिक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कॉमन बिल्डिंग में, लिविंग स्पेस में, शॉप्स वगैरह में फिर आपको क्या करना पड़ता है, इनको हाइड करने के लिए सीलिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो डिपेंड करता है किस टाइप की बिल्डिंग है, तो उस तरह के लिए ये इसका प्लस या माइनस पॉइंट हो जाता है कि इसके कनेक्शन विजिबल वगैरह होते हैं, ठीक है जी। फिर है वेदर वेदर इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन होती है। जिस तरह का मर्ज़ी वेदर हो, आपने क्रैन के साथ उठा के क्या करना होता है, नट बोल्ट या वेल रिवर्ट करके आपने बस जोड़ने होते हैं सेक्शंस को, ठीक है, इन प्लेस करके। तो वेदर इंडिपेंडेंट है। कंक्रीट के केस में नहीं है कि आपने परफेक्ट टाइम का वेट करना है। खासकर आपको पता है कि कंक्रीट जो है हमारे यहाँ गर्मियों में तो प्रेफर यही किया जाता है कि गर्मियों में आप रात को कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। दिन को करना बाज़ात बहुत हेक्टिक हो जाता है, स्पेसिफिकली हॉट रीजन में जैसे लाहौर है, ठीक है, जनूबी पंजाब है, आगे सिंध वगैरह में। वहाँ पे प्रैक्टिस यही है कि गर्मियों में अगर आपने कंक्रीटिंग करनी है तो आप लेट नाइट्स को कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है। हमारा तो ये जगह थोड़ा सा
कोल्डर रीजन है तो यहाँ पे आप दिन को करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं वहाँ पे भी कंक्रीटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो स्टील के लिए इंडिपेंडेंट है यह चीज़, ठीक है जी। तो ये मेरिट्स है इसके। रिलायबिलिटी है, टाइम कर लो। अब मेरिट्स पे डिस्कस करते हैं जी। रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्मिटी है इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। फैक्ट्री में बनता है, ठीक है जी। तो क्वालिटी कंट्रोल भी बेहतर होता है, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्मिटी है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। जैसे कंक्रीट आप पोर करते हैं, बाद में पता चलता है जी कि कंक्रीट सही जो है वो मोल्ड में फिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो बाद में उसको प्लस्तर करके डेफिशिएंसीज पूरी करते हैं। आल तो उस तरह से होती नहीं है, ठीक है। आपको पता है कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है और क्या है, सेग्रीगेशन हो जाती है, एग्रीगेट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती। ये वाले इश्यूज जो हैं स्टील में नहीं होते, ठीक है। फैक्ट्री में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपकी बनती है तो ये कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्मिटी होती है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। लार्ज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इसकी बहुत लार्ज होती है, ठीक है जी। डक्टिलिटी बहुत होती है, ठीक है जी। इलास्टिसिटी कहते हैं जी कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें यानी लोड अप्लाई करें तो वो डिफॉर्म होगी। तो इलास्टिसिटी उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही आप फोर्स रिलीज करेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कहते हैं जी कि किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो फेल होने से पहले कितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा डेफिनेटली उतना ही टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा बिफोर फेलियर, ठीक है। यानी कि एक से कंक्रीट का अगर बीम आपको लटकता हुआ नज़र आएगा ना तो हो सकता है विद इन 1 मिनट 2 मिनट वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। बट स्टील के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो लटक रहा है कॉन्टीन्यूसली लटक रहा है, मोर देन हो सकता है कि हाफ एन आवर 1 आवर, ठीक है। अगर कॉन्टीन्यूसली लोड एक्सीड कर गया हुआ है तो विद सफिशेंट बहुत ज़्यादा डेफर्मेशन के बाद जाके ये क्या करता है, ब्रेक करता है। तो ये इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि फेलियर जहाँ से इनिशिएट होता है और स्ट्रक्चर के ब्रेक होने तक जो टाइम होता है ना, उस टाइम में जितनी ज़्यादा एनर्जी मटेरियल एब्जॉर्ब कर सकता है ना वो उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और ये डक्टिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना बेहतर होता है, ठीक है, डिज़ाइन के लिए, ठीक है जी। Because of truly homogeneous and elastic material, steel satisfies most of assumptions involved in the derivation of analysis and design formulas, and hence the results obtained are reliable. तो आपको पता है कि आप जितनी भी डिज़ाइन और एनालिसिस में assumptions करते हैं आपने कंस्ट्रक्शन के वक़्त हर एक चीज़ को पूरा करना होता है, ठीक है। सो दूसरा इंडस्ट्रियल बिहेवियर, रोल स्टील सेक्शंस आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। आल्सो द मेंबर्स मे बी कट एंड प्रिपेयर्ड फॉर असेंबली इन फैक्ट्रीज, ठीक है जी। तो फैक्ट्रीज ही में सारा ये माल प्रिपेयर भी होता है, बनते भी हैं, ठीक है। पीसेस भी कट होते हैं, उनमें होल्स भी होते हैं, ठीक है जी। बोल्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको क्या करती है, इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपने साइड पे ले जाके क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है जी। ओनली जॉइनिंग ऑफ दिस कंपोनेंट इज कैरिड आउट एट द साइट, ठीक है जी। सो सम टाइम पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर आल्सो असेंबल्ड इन द फैक्ट्री। तो प्री फैब्रिकेशन भी होती है, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करके फिर आप क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो ये भी होता है। मैनुअल एरर रिड्यूस ग्रेटली इन सच केसेस, ठीक है। तो साइट पे एरर्स होते हैं लेकिन फैक्ट्री में जब एक चीज़ें बनी बनाई आती हैं तो एरर्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं। सो लेसर कंस्ट्रक्शन टाइम है, नो डाउट, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल नेचर ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज़ वेरी फास्ट, मेकिंग द स्ट्रक्चर
इकोनॉमिकल, जल्दी बन जाते हैं, ठीक है जी। टाइम कम लगता है तो ऑब्वियसली इस वजह से इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है जी। सो द रीज़न इज़ दैट दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी पुट टू यूज़ अर्लियर, ठीक है जी। एक बिल्डिंग है वो जल्दी से आपको क्या कहते हैं कि यूज़फुल होगी, ठीक है, जल्दी से आपको रेंट पे करना शुरू कर देगी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देगी, ठीक है जी। द रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड चार्जेस एंड द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्ली यूज ऑफ द बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, ठीक है जी। हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट, ठीक है, तो स्टील हाई स्ट्रेंथ है पर यूनिट वेट बजाय इसके कंक्रीट के। देखें कंक्रीट का क्या होता है जी कि सबसे कंक्रीट के केस में सबसे ज़्यादा लोड डेड लोड ही होता है, यानी कि अपना लोड ही सबसे ज़्यादा होता है कंक्रीट के केस में, ठीक है। लेकिन स्टील के केस में क्या होता है, स्टील लाइट वेट होता है, ठीक है। जो बिल्डिंग्स दैट्स वाई ये अर्थक्वेक वगैरह रीजन में इनको प्रेफर किया जाता है। सो ज़ाहिर है जब ये लाइट वेट होगा तो डेड लोड कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब डेड लोड कम होंगे तो जो नीचे मेंबर है स्पेसिफिकली कॉलम्स हैं, ठीक है, वो स्मॉलर होंगे। तो इसी तरह फिर क्या होगा जी कि फाउंडेशन पे चलते चलते वेट बहुत कम होगा, और जितना कम वेट आप यूज़ करें इतना आपका कम कॉस्ट मटेरियल की आएगी। मोर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस टॉल बिल्डिंग्स एंड फॉर स्ट्रक्चर हैविंग पुअर फाउंडेशन कंडीशन। तो जहाँ पे फाउंडेशन कंडीशन पुअर होती हैं वहाँ पे लाइट वेट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेफरेबल है, ठीक है जी। So factor C is defined as the ratio of the density of material to the stress it can carry and is one of the least for steel, ठीक है जी। So obviously एल्यूमिनियम जो है वो इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर और लाइट वेट मटेरियल है, ठीक है जी। तो ये फैक्टर जितना कम होगा उतना ही ये उसकी पता कि इसका अपना लाइट वेट और यानी कि आप देखें जी डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द स्ट्रेस इट कैन कैरी। तो ये जितना फैक्टर कम होगा मीन उतना लाइट वेट और स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट है, सेकंड पे स्टील है, फिर वुड है, फिर आपका कंक्रीट है, ठीक है जी। सो स्टील और वुड डेफिनेटली मटेरियल कॉस्ट और अवेलेबिलिटी इनकी कम है, इस वजह से कम यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज दीज आर much better material than concrete. So uniformity, durability and performance. Durability means long life of a structure, ठीक है जी। Steel is a very homogeneous and uniform material, यानी कि यूनिफॉर्म और होमोजीनियस का ये मतलब है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ना इसकी एग्जांपल देता हूँ। से एक स्ट्रक्चरल मेंबर है ना, ठीक है जी। अब इसके मैं ना पार्ट्स डिवाइड कर देता हूँ। ये पूरी लेंथ है, एक ये पार्ट हो गया, एक दरमियान वाला पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये पार्ट्स हो गया, डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब जो स्टील की प्रॉपर्टी यहाँ है ना इस साइड पे सिमिलर टू दिस होगी, यानी कि प्रॉपर्टीज जो उसकी हैं वो चेंज नहीं होंगी। स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो मटेरियल की जो कंपोजिशन है, ठीक है, ग्रेड है, ऑलमोस्ट सिमिलर लेगा, क्वालिटी जो है वो सिमिलर होगी। कंक्रीट के केस में ऐसा नहीं होता। कंक्रीट बाज़ जगह पे क्या होता है, हो सकता है यहाँ पे सीमेंट ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे एग्रीगेट ज़्यादा हो, ठीक है, सेग्रीगेशन की वजह से, यहाँ पे हो सकता है कुछ ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है, क्रैक्स वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा हो जाता है कि जब भी आप कंक्रीट का जब फ्रेमवर्क उतारते हैं तो आपको
एक ही जैसा नहीं बिल्कुल नज़र आता, ठीक है। कई जगह पे क्या होता है, वो स्पॉलिंग होती है कई जगह पे, ठीक है। तो कंक्रीट के केस में होमोजीनिटी नहीं होती, हर जगह पे एक ही जैसा मटेरियल नहीं होता। स्टील में एक ही जैसा मटेरियल होता है फ्रॉम वन एंड टू सेकेंड एंड। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो बात की जा रही है उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो एक एक चीज़, ये प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली आपने याद भी रखनी है और अंडरस्टैंड भी करनी है। तो इसी वजह से मैं इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। तो इट्स सेटिस्फाई बेसिक एजम्पशन ऑफ मोस्ट ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन वगैरह, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह स्टील जो है वो, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। हाँ, रस्टिंग एक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो अदरवाइज इसकी प्रॉपर्टी टाइम्स के साथ चेंज नहीं होती। जैसे कंक्रीट में क्रीप आ जाती है, श्रिंकेज आ जाती है, ठीक है, फटीग आ जाती है, और पता नहीं क्या चीज़ें हैं। तो उस वजह से कंक्रीट की जो है वो टाइम के साथ कम हो जाती है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। स्टील में ऐसा नहीं होता अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस चलती रहे, ठीक है जी। सो इस स्लाइड तक हम बस करते हैं, 10 मिनट की ब्रेक होगी, रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप करेंगे। तो सेकंड के लिए आपको मैंने दूसरा लिंक दिया है, वो उससे आपने ज्वाइन करना है।